आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की जो पहचान है वो क्या है? गा गेगी। मतलब इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा गेगी आता है। जैसे वह यहाँ आएगा, शीला खाना पकाएगी, तुम बाजार जाओगे। इस तरह से इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा गेगी आता है। ठीक। और इस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट करने के लिए, अनुवाद करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक। विल और शैल के प्रयोग करने के लिए यहाँ पे निर्देश बताया गया है। आई तथा वी, यदि वाक्य में सब्जेक्ट आई तथा वी हो, आई मीन्स मैं, और वी मीन्स क्या होता है? हम। तो यदि वाक्य में सब्जेक्ट आई तथा वी हो तो उसके साथ शैल का प्रयोग हम करते हैं। और अन्य सभी सब्जेक्ट आई तथा वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक। इसको दिमाग में रखना है। अब आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। जैसे आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट। We will no we shall play cricket, इस तरह से आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और आई और वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग। यू आ जाए, यू के साथ विल का प्रयोग। यू विल सिंग ए सॉन्ग, शी विल कुक द फूड, ही विल कम हियर। इस तरह से। और क्या बताया गया? यदि वाक्य में क्रिया निश्चित हो तो आई तथा वी के साथ विल एवं अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ शैल हो जाता है। यह ठीक है, ऐसा बताया गया। ऐसा जो है बुक्स में, ग्रामर्स के बुक्स में, किताबों में ऐसा जो है रूल बताया गया है। आई तथा वी के साथ विल कब होता है ऐसा? यदि वाक्य में क्रिया निश्चित हो तो आई तथा वी के साथ विल एवं अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ शैल हो जाता है। जैसे आपके सामने वाक्य आ जाए, मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अवश्य शब्द के लिखने से मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा, मैं इसमें क्या कहा गया? मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा। यहाँ अवश्य शब्द के आ जाने से क्रिया निश्चित हो गया। इस वाक्य में क्रिया निश्चित है, मतलब मेरे द्वारा स्कूल जाने का काम अवश्य होगा। तो यहाँ पर क्रिया निश्चित होने के कारण आपने देखा है यहाँ पे क्या बताया गया कि आई तथा वी के साथ आप शैल लगाते हैं, लेकिन यहाँ जब क्रिया निश्चित हो गया तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग ना करके, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग ना करके यहाँ पे विल का प्रयोग करते हैं। ऐसा बताया गया है। विल का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाएगा। तो होगा यहाँ पर आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा। यहाँ पर विल का प्रयोग क्रिया के निश्चित होने को प्रदर्शित करता है। यहाँ विल शब्द जो है क्रिया के निश्चित होने को प्रकट करता है, बताता है। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा।
तो ऐसा बताया गया है। और अब आ जाए, हम हॉकी अवश्य खेलेंगे, हम हॉकी अवश्य खेलेंगे। तो यहाँ पर अवश्य शब्द आने से इस वाक्य में भी क्रिया निश्चित है, मतलब हमारे द्वारा हॉकी खेलने का काम अवश्य होगा। तो यहाँ पर क्रिया निश्चित है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि आपको बताया गया था कि आई और वी के साथ सैल, तो यहाँ पर वी के साथ क्या होना चाहिए, सैल होना चाहिए, सैल का यूज होना चाहिए। लेकिन क्योंकि क्रिया निश्चित है इसलिए यहाँ वी के साथ सैल का प्रयोग ना करके यहाँ पर विल हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी विल प्ले हॉकी, वी विल प्ले हॉकी। ठीक, तो क्रिया अगर निश्चित है, वाक्य में क्रिया निश्चित है, तब आई और वी के प्रयोग करने का जो रूल है ये क्या हो जाता है, उलट जाता है। क्या हो जाता है, यदि वाक्य में क्रिया निश्चित है तो आई तथा वी के साथ विल हो जाता है, विल हो जाता है, और अदर सब्जेक्ट के साथ, अन्य सब्जेक्ट के साथ जो है सैल का प्रयोग करते हैं, ऐसा बताया गया है। अब ऐसे आ जाए, तुम यहाँ जरूर आओगे, तुम यहाँ जरूर आओगे, तुम यहाँ जरूर आओगे। यहाँ देखो, इस वाक्य में भी जरूर शब्द के आने से स्पष्ट है कि हाँ भी क्रिया निश्चित है, तुम यहाँ जरूर आओगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको बताया गया कि आई तथा वी के साथ सल, ऐसा बताया गया, एवं अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ऐसा बताया गया। तो यहाँ पर यू के साथ क्या लगना चाहिए स्टूडेंट, यू के साथ विल लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्रिया निश्चित है, तुम यहाँ जरूर आओगे, यहाँ पर क्रिया निश्चित है इसलिए यहाँ विल का प्रयोग ना करके सैल का प्रयोग होगा, ऐसा बताया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा, तुम यहाँ जरूर आओगे, यू सैल कम ही है, तुम यहाँ जरूर आओगे। तो ये चीज है। तो यदि वाक्य में क्रिया निश्चित है तो आई तथा वी के जो प्रयोग करने का जो रूल है वो क्या कहते हैं, वो उलट जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, यदि वाक्य में क्रिया निश्चित है तो आई तथा वी के साथ विल हो जाता है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ सैल हो जाता है। ठीक, अच्छा, और अगर वाक्य में अवश्य शब्द लिखा हुआ है, जरूर शब्द लिखा हुआ है, तो इसके होने से, अवश्य तथा जरूर शब्द के होने से क्रिया एकदम स्पष्ट रूप से देखने में लगता है कि क्रिया एकदम निश्चित है। अवश्य और जरूर शब्द यह जो है यह प्रदर्शित करता है कि क्रिया निश्चित है। लेकिन कभी कभी हमारे कहने का भाव ऐसा होता है कि क्रिया निश्चित होती है। जैसे कोई बच्चा शरारत करता है तो लोग कहते हैं मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो जोर डाल करके वे इस बात को जोर डालकर कहते हैं मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो यहाँ पर इस वाक्य में आप देख रहे हैं ना तो अवश्य शब्द का प्रयोग हुआ ना तो जरूर शब्द का प्रयोग हुआ। ऐसा नहीं कहा गया कि मैं तुम्हें दंड जरूर दूंगा, मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। कहने का भाव ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि क्रिया निश्चित है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो वाक्य पर जोर डाल के कहा जा रहा है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि वाक्य में क्रिया निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में भी हम आई के साथ सैल हो जाएगा, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो हम जब वाक्य पर जोर डालकर कहते हैं तो ऐसा लगता है कि वाक्य में क्रिया निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में आई के साथ सैल का प्रयोग ना होकर विल हो जाएगा। आई विल पनिश यू, आई विल पनिश यू। तो ऐसा होता है। तो अगर आपके कहने का भाव ऐसा हो
इस तरह हो कि क्रिया निश्चित लगे, उस वाक्य में क्रिया निश्चित प्रतीत हो, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, आई तथा वी के साथ विल का प्रयोग कर देते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग कर देते हैं। ये रूल है। ऐसा जो है बुक्स में, ग्रामर्स की बुक्स में, किताबों में ऐसा बताया गया है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, ये तो किताबों में ऐसा लिखा हुआ है और ये लिखने पढ़ने की बात है, ये लिखने और पढ़ने की बात है। लेकिन आज के फैशनेबल ज़िंदगी में, आज की फैशनेबल ज़िंदगी में लोग इन नियमों पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग क्या करते हैं, कहीं भी कोई भी वाक्य हो, हर जगह लोग विल का प्रयोग करते हैं। आज की फैशनेबल ज़िंदगी में लोग ये ध्यान नहीं देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के फैशनेबल ज़िंदगी में लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे अथवा किसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हर जगह कोई भी वाक्य हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, हर जगह लोग क्या करते हैं, धूम धड़ाके के साथ, हर जगह धूम धड़ाके के साथ लोग विल का प्रयोग कर देते हैं। क्या, आई विल गो टू मार्केट, आई विल सिंग ए सॉन्ग, आई विल राइट ए लेटर, आई विल ईट द फूड, यू विल कम हियर, दे विल प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से सब्जेक्ट कुछ भी हो, वाक्य में सब्जेक्ट कुछ भी हो, लोग आज की फैशनेबल ज़िंदगी में सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट आप ये जो रूल है समझ गए, ठीक। अब इस रूल को आप समझिए। लेकिन आज के फैशनेबल ज़िंदगी में हर जगह लोग विल का ही प्रयोग करते हैं और विल और शैल कहाँ पर शैल का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे, इस पर ध्यान नहीं देते। इस बात को दिमाग में रखिए। लेकिन ये जो है लिखने पढ़ने के लिए जो रूल है, जो नियम है, इसको आप दिमाग में रखिए। अब स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आप आई और विल के प्रयोग के लिए जो निर्देश है इसको आप समझ चुके हैं। अब आइए हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ लिखेंगे टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेज, टू ट्रांसलेट ट्रांसलेट द सेंटेंसेज, वाक्यों का, हिंदी वाक्यों का अनुवाद करना। टू ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। इनटू इंग्लिश। हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आइए हम लोग ट्रांसलेट करते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, आप इस टेंस के लिए वाक्य किस प्रकार से लिख सकते हैं, कितने प्रकार से आप वाक्य लिख सकते हैं, आइए देखिए। यहां स्टूडेंट आपने पहला वाक्य लिखा, वह गाना गाएगा। स्टूडेंट ये वाक्य आपने लिखा। स्टूडेंट यह वाक्य अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह गाना गाएगा, ये क्यों अफर्मेटिव है? अफर्मेटिव मीन्स होता है स्वीकारात्मक वाक्य। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में काम का होना स्वीकृत है, वह गाना गाएगा। स्पष्ट है कि उसके द्वारा गाना गाने का काम होगा। तो इस वाक्य में काम का होना स्वीकृत है, इसलिए ये वाक्य स्वीकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंसेज है। अगला वाक्य लिख सकते हैं स्टूडेंट, वह गाना नहीं गाएगा। वह गाना नहीं गाएगा। ठीक स्टूडेंट, आपने अगला वाक्य लिखा, वहां गाना नहीं गाएगा। स्टूडेंट देखिए, इसमें आ गया, इस वाक्य में नहीं शब्द आ गया। और अगला वाक्य, वह कभी गाना नहीं गाएगा। 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 तो एक वाक्य आपने लिखा, वह गाना नहीं गाएगा। अगला वाक्य, वह कभी गाना नहीं गाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इन वाक्यों में। यहाँ देखिए, यहाँ पहला वाक्य इसमें नहीं आ गया, ये दूसरे वाक्य में कभी नहीं शब्द आ गया। तो ये जो दो वाक्य हैं, ये निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव जिसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। मतलब जिसमें काम होने से इनकार किया, काम के करने से इनकार कर दिया गया, जिसमें काम के करने से इनकार कर दिया जाता है, वह गाना नहीं गाएगा। स्पष्ट उसके द्वारा गाना गाने का काम नहीं होगा। तो ये नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंसेज है। वह कभी गाना नहीं गाएगा, तो ये भी निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य, कभी गाना नहीं गाएगा, कभी भी। तो इस तरह से दो प्रकार का निगेटिव सेंटेंस, एक नॉट से संबंधित स्टूडेंट और एक नेवर से संबंधित। नॉट मीन्स नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, ऐसा होता है। अब स्टूडेंट और क्या वाक्य आप लिख सकते हैं? क्या वह गाना गाएगा? क्या वह गाना गाएगा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क ये इस वाक्य में प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या वह गाना गाएगा? तो आप जानते हैं वाक्य प्रश्नवाचक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क प्रश्न सूचक चिन्ह रहेगा, प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक, ये देखिए, यह वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है? प्रश्न पूछा जा रहा है, ये वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया। अच्छा, और देखिए दूसरा वाक्य, वह गाना क्यों गाएगा? क्यों गाएगा? अब देखो स्टूडेंट, यहां पर आप देख रहे हैं क्यों शब्द, प्रश्न सूचक शब्द क्यों बीच में आ गया। तो ये भी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला सेंटेंस स्टूडेंट, वह गाना कब गाएगा? वह गाना कब गाएगा?
तो स्टूडेंट इस तरह से वाक्य आप लिख सकते हैं। अगला वाक्य लिख सकते हैं, वह कौन सा गाना गाएगा। वह कौन सा गाना, कौन सा गाना गाएगा। ये आप लिख सकते हैं, वह कौन सा गाना गाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए ये जो चार वाक्य नीचे के चार वाक्य, क्या वह गाना गाएगा, वह गाना क्यों गाएगा, वह गाना कब गाएगा, वह कौन सा गाना गाएगा। तो ये नीचे के जो चार वाक्य हैं ये इंट्रोगेटिव है। ऐसे और भी वाक्य लिख सकते हैं स्टूडेंट, वह कौन सा गाना गाएगा, वह किसका गाना गाएगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब किसका गाना मैंने किस पर आधारित, ऐसे भी हो सकता है। तो वह कौन सा गाना गाएगा, वह गाना कब गाएगा, वह गाना क्यों गाएगा, ऐसे। तो ये है इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो पहला वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, पहला वाक्य क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये वह गाना गाएगा। अब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए सूत्र यहाँ स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन सेल। सब्जेक्ट को मैंने बताया आपको, सब्जेक्ट को हम यहाँ यस से लिखेंगे, यस। सब्जेक्ट आप जानते हैं SUBJECT ऐसा होता है, तो इसको संक्षिप्त में हम क्या लिखेंगे, यस से। तो आप समझ जाएंगे इसमें सब्जेक्ट यहाँ पर, प्लस विल अपॉन सेल, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका प्रयोग करेंगे, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईडी। ध्यान दीजिएगा, अब ये आपने देखा था पिछले क्या कहते हैं, जो पिछला टेंस आपने पिछले टेंसों का आप अध्ययन किए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किए और पास्ट इंडेफिनिट का। तो ये जो इन टेंसों के बारे में आपने अध्ययन किया, तो उसमें आपने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं हुआ था। फिर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया था, उसमें भी आपने देखा सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं हुआ था। लेकिन अब देखिए ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग सभी टेंसों में, सभी सेंटेंस है, जो अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इन सभी सेंटेंसेज में ठीक प्रयोग हो रहा है, किसका, विल सेल का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पर अफर्मेटिव में भी विल सेल का प्रयोग हो रहा है, ठीक, सहायक क्रिया का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ देखिए, अब इसके आधार पर ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला के आधार पर इसका आप ट्रांसलेट करोगे। वह गाना गाएगा, स्टूडेंट ये हो जाएगा ही। देखिए आप स्टूडेंट, आप बताएंगे सब्जेक्ट कौन है, वह मीन्स ही। अब ही के साथ देखिए क्या लगेगा स्टूडेंट, निर्देश क्या बताया गया, आई तथा वी के साथ सेल, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, अदर सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या कहते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही के साथ विल का प्रयोग कर देंगे। वह गाना गाएगा, ही विल सिंग ए सॉन्ग। ही विल सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाएगा। ये हो गया। अब दूसरा जो सेंटेंस है स्टूडेंट, देखिए निगेटिव सेंटेंस में आ जाना है। ये देखिए प्रथम प्रकार का निगेटिव सेंटेंस ये है, और ये दूसरे प्रकार का निगेटिव ये है। तो देखिए प्रथम प्रकार का निगेटिव है, वह गाना नहीं गाएगा। इसके लिए फार्मूला क्या है, इसको हिंदी से इंग्लिश बनाने का जो फार्मूला है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन सेल प्लस नॉट। देखिए नहीं की इंग्लिश, नॉट यहाँ आ जाएगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद स्टूडेंट मेन वर्ब
फर्स्ट फॉर्म। क्या मतलब, हमने क्या लिखा है, mv पावर mv टू द पावर 1। क्या मतलब इसका है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो इस फार्मूला के आधार पे इसका ट्रांसलेट होगा। तो इस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट, वह गाना नहीं गाएगा, ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। आप समझ सकते हैं, ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, इस तरह से। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो अगला सेकंड टाइप का जो ये निगेटिव सेंटेंस है, वह कभी गाना नहीं गाएगा। तो इसका जो है ट्रांसलेट करना है। देखिए स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिएगा, कभी और नहीं, देखिए कभी और नहीं एक साथ नहीं आता। कभी बाई चांस हो सकता है कभी नहीं एक साथ आ जाए, लेकिन कभी और नहीं के बीच में कोई शब्द होता है, कभी और नहीं के बीच में कोई शब्द होता है, कभी के बाद कोई शब्द होता है, उसके बाद नहीं होता है। देखिए आप लिखा है, वह कभी गाना नहीं गाएगा, मैं उसे कभी दंड नहीं दूंगा, मैं उसे कभी दंड नहीं दूंगा, तुम उसे कभी गाली नहीं दोगे। तो कभी और नहीं के बीच में कोई शब्द होता है, ये दोनों एक साथ जुड़ के नहीं आता, इनके बीच में कोई शब्द होता है। तो कभी और नहीं, इसको मिला करके होता है नेवर। क्या होता है, हाँ, कभी नहीं, दोनों को मिला कर क्या है, कभी नहीं, इन दोनों को मिलाकर इसकी एक इंग्लिश नेवर, कभी नहीं। तो इस तरह से स्टूडेंट नेवर कभी नहीं कह लिया आएगा, नेवर। सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल। स्टूडेंट यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में हर जगह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। बिना हेल्पिंग वर्ब विल शैल के प्रयोग हुए वो फ्यूचर वाक्य बनेगा ही नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट में वाक्य माना ही नहीं जाएगा। जब विल शैल का प्रयोग होगा तभी वाक्य जो है माना जाएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में है। यहाँ सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हर जगह आप आंख बंद करके हर जगह जो है मेन वर्ब फर्स्ट पार्ट का प्रयोग करना है। आप अगर आंख बंद करके जो है हर जगह मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, अंडरस्टैंड। और सहायक क्रिया विल शैल का भी प्रयोग हो रहा है। और विल शैल के प्रयोग के लिए आपको निर्देश दिमाग में रखना है, कहाँ पे प्रयोग हुआ, कौन किस सब्जेक्ट के साथ, शैल किस सब के साथ, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मेन वर्ब जो है हमेशा हर जगह प्रयोग, मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट इसका हर जगह प्रयोग होगा। प्लस देखिए यहाँ प्लस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला हुआ इसके लिए, अंडरस्टैंड। अब इसका ट्रांसलेट करेंगे। वह कभी गाना नहीं गाएगा, ही विल नेवर सिंग ए सॉन्ग, अंडरस्टैंड। ही विल नेवर सिंग ए सॉन्ग, वह कभी गाना नहीं गाएगा, ऐसा हुआ। उसके बाद देखिए क्या वह गाना गाएगा। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका पहला वाक्य देखिए, यह क्या शब्द से प्रारंभ है। मैंने जब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद मैं आपको करना सिखा रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी अनुवाद करना मैं सिखा रहा था, तो मैंने बताया अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है तो वहां भूलकर व्हाट मत लगाना, ठीक। सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक वही बात यहाँ भी है। वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ में, क्या वह गाना गाएगा, तो क्या हम यहाँ पर व्हाट का प्रयोग कर दे, नहीं। तो अगर वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है तो वहाँ पर हम सहायक क्रिया को पहले ले आते हैं, और इस प्रकार सहायक क्रिया पहले लिखने से क्या शब्द का उच्चारण, क्या शब्द का प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे मान लिया जाता है। तो ऐसा है। तो क्या शब्द है, इसके लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, विल अपॉन शैल, विल अपॉन शैल। मतलब
रूल के आधार पे जहाँ पे विल लगेगा वहाँ विल लगाना, जहाँ पे सेल लगेगा वहाँ पे सेल लगाना। विल अपॉन सेल, उसके पश्चात क्या होगा सब्जेक्ट, उसके पश्चात क्या होगा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्या हुआ, इसके लिए फार्मूला हो गया। क्या वह गाना गाएगा। अब इसके आधार पे हम अनुवाद करेंगे। क्या वह गाना गाएगा। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट वह ही। अब ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ही के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, विल का। ठीक, तो लिखेंगे विल ही, विल लिखेंगे। देखिए कोई वाक्य जो शुरू करते हैं तो पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल। आप जानते हैं यहाँ पे कैपिटल अक्षर होना चाहिए, पहला अक्षर WILL। विल, विल ही सिंग ए सॉन्ग। क्या वह गाना गाएगा। इस तरह से इसको आपने ट्रांसलेट कर दिया। अगला सेंटेंस स्टूडेंट, वह गाना क्यों गाएगा। उसके बाद है वह गाना कब गाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये जो नीचे के सेंटेंसेज हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में, क्यों, कब, कौन सा गाना, तो कौन सा। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड इसमें बीच में। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तब उसके ट्रांसलेट करने का जो रूल है स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, उसके पश्चात विल अपॉन सेल होगा, उसके बाद तब सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ऐसा। प्लस ईटीसी। ठीक, तो ये देखिए वह गाना क्यों गाएगा। अब इस फार्मूला के आधार पर इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश, क्यों शब्द के इंग्लिश पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्यों मीन्स वाई, WHY, वाई। वाई विल Why will he sing a song। तो देखिए इसमें ये वाक्य प्रश्नवाचक है, ठीक है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक, अगला वाक्य है वह गाना कब गाएगा। कब, अगला वाक्य वहाँ गाना कब गाएगा। तो स्टूडेंट इसका भी ट्रांसलेट इसी फार्मूला पर हो जाएगा, इसी के आधार पर इसका भी ट्रांसलेट होगा। वह गाना कब गाएगा, तो यहाँ कब की इंग्लिश पहले लिखेंगे। व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन, व्हेन विल ही सिंग ए सॉन्ग। When will he sing a song। ठीक, इस तरह इसका ट्रांसलेट हो गया। वह गाना कब गाएगा, कब की इंग्लिश पहले आ गया, when will he sing a song, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। अच्छा, इसमें अगला वाक्य क्या है, वह कौन सा गाना गाएगा। अगला वाक्य हुआ है कौन सा गाना गाएगा। अब देखिए स्टूडेंट इसका अनुवाद कैसे होगा, इसका ट्रांसलेट। यहाँ देखिए स्टूडेंट कौन सा गाना, यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन सा, वाक्य में क्वेश्चन वर्ड कौन सा है और इसके साथ में गाना, ये संयुक्त गाना से। ठीक, तो गाना क्या है, नाउन है। इसके बारे में आप जानते होंगे नाउन क्या होता है।
ठीक, नाउन के विषय में आप जानते हैं। तो वहाँ कौन सा गाना गाएगा, तो कौन सा प्रश्नसूचक शब्द कौन सा इसके साथ, इससे संबंधित नाउन गाना, ये आ गया। तो ये दोनों जिस तरह यहाँ पे एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक, उसी तरह से इंग्लिश जब बनाएंगे तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ ही संबंधित रखेंगे। क्या लिखेंगे, विच सॉन्ग, कौन सा गाना, विच सॉन्ग, कौन सा गाना, विल ही सिंग, विल ही Which song will he sing? Which song, कौन सा गाना will he sing में गाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आप ट्रांसलेट करते हैं। तो इस तरह से हमने आज आप लोगों को क्या सिखाया, हमने सिखाया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अनुवाद आप किस प्रकार से करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको सिखाया। ठीक, अब इसी तरह से आप देखिए, हम एक ही वाक्य लेकर हमने रनिंग करवाया इन सभी सेंटेंसेज में, ठीक है, अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी एक ही वाक्य लेकर हमने रनिंग इसलिए करवाया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, वह गाना गाएगा, वह गाना नहीं गाएगा, वह कभी गाना नहीं गाएगा, क्या वह गाना गाएगा, इस प्रकार से। तो ऐसे स्टूडेंट और भी वाक्य लेकर के आप रनिंग कराते हुए आप बना सकते हैं। जैसे तुम पत्र लिखोगे, यू विल राइट द लेटर, तुम पत्र नहीं लिखोगे, यू विल नॉट राइट द लेटर, तुम कभी पत्र नहीं लिखोगे, यू विल नेवर राइट द लेटर। क्या तुम पत्र लिखोगे, विल यू राइट द लेटर। तुम पत्र क्यों लिखोगे, इसके आधार पर तुम पत्र क्यों लिखोगे, व्हाई विल यू राइट द लेटर। और तुम पत्र कब लिखोगे, ठीक, व्हेन विल यू राइट द लेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ऐसे वाक्य लेकर के रनिंग कराते हुए इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब आज इसी के साथ पढ़ाई समाप्त होती है। फिर अगले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण नियमों के साथ, महत्वपूर्ण रूल्स के साथ पुनः उपस्थित होंगे।